हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। तो आज हम सब जो आपके ईएमआरएस सिलेबस में जो आपने देखा है, हिंदी साहित्य को का जो है आपको अध्ययन करना है और उसमें आप लोगों का विस्तृत अध्ययन करना है। तो आज हम सब आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, उनसे प्रमुख प्रवृत्तियां, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स, आज हम सब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो है हम सब एमसीक्यू करेंगे। और ये क्लास सिर्फ ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये क्लास बिहार स्टेट के लिए भी है, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी है, क्योंकि आपका हिंदी साहित्य सब में ही पढ़ना है, आदिकाल सब में ही पढ़ना है। तो ये क्लास सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार उन्होंने जो है 1050 से 1375 तक माना है। और सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को क्या कहा था? आदिकाल नाम दिया था। अगर पूछे आदिकाल किसने नाम दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां को हम सब देखेंगे। तो ये देखिए, आदिकाल में जो है, आदिकाल की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें क्या है? ऐतिहासिकता का अभाव। अगर पूछे कि इनकी विशेष प्रवृत्ति क्या है, तो इनमें जो है ऐतिहासिकता का अभाव है, क्योंकि आप जानते हैं आदिकाल में कौन से ग्रंथ रचे गए? रासो साहित्य। तो रासो साहित्य के जो चरित्र नायक थे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है और कल्पना, मतलब कवि जो रचते थे इन रासो साहित्य रचा है उन्होंने, उसमें उन्होंने से ज़्यादा उन्होंने कल्पना का सहारा लिया है। कहने का यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि रासो जितने भी साहित्य रचे हुए हैं उसमें जो महान राजाओं की गुणगान किया गया है या जो सम्राट के का प्रशंसा की गई है, तो उन ग्रंथों में है जो है देखा गया है कि तथ्य कम है और कल्पना अधिक दिखाई देता है। इन ग्रंथों के रचयिता ने जो वर्णन किए हैं वे तत्कालीन इतिहास से भी मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली एवं तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है वह भी इतिहास सम्मत, माने इतिहास से सम्मत नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है, इससे ये नितांत क्या रहे हैं? विमुख रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं हम सब कि यहाँ पे जो है, जो आदिकाल की सबसे पहले महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी हो गई, तो बोलेंगे हम लोग, लिखेंगे कि आदिकाल की जो रचनाएं थी उनमें ऐतिहासिकता का क्या था? अभाव हमें देखने को मिलता है। आगे देखते युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होता है। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग है वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहो, ऐसा उन्होंने लिखा है। इस तरह से वर्णन किया है अपने ग्रंथों में कि जैसे लगता है कि सच में उन्होंने जो है आंखों देखा हाल वहाँ पे युद्ध का वर्णन उन्होंने किया है। चारण कवि लेखन कौशल में नहीं अपितु युद्ध कौशल में भी पारंगत थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। माने कहने का तात्पर्य यह है कि जो जितने भी कवि उस आदिकाल में ग्रंथों की रचना उन्होंने की, तो वे जो है कवि तो थे, इसके साथ ही वे सिर्फ कवि ही नहीं थे बल्कि वे एक युद्ध में पारंगत भी थे। वे ये युद्ध भी करते थे। तो वही बोल रहा है कि इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी अपनी क्या थी? वास्तविक अनुभूति थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि युद्ध वर्णन में सजीवता हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न जो सब्जेक्टिव 60 मार्क्स का आ रहा है। अगर आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया कि आदिकाल की जो है विशेष प्रवृत्तियों पर नज़र डाले या प्रकाश डाले, तो ऐसे आप लोगों को टॉपिक करके लिखना पड़ेगा आंसर। इसलिए आप लोगों को जो है थोड़ा विस्तार से ही पढ़ना पड़ेगा। संकुचित राष्ट्रीयता देख लीजिए। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु इसमें स्वदेश अभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का क्या था? अभाव था। इस समय जो है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था हमारा देश, और इन राज्यों के शासक अपने छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंच मात्र भी विचलित, मतलब थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते थे। इस संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पद दलित किए जाते रहे। तो उनमें जो है राष्ट्रीयता की क्या थी? अभाव था। उनमें राष्ट्रीयता की भावना की उनमें कमी थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। देखिए, रासो ग्रंथ के रचयिता चारण कहे जाते थे। वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना कर्म कर्तव्य मानते थे। आपने पढ़ा ही है कि जितने भी कवि थे वे जो है राजा के आश्रय में रहते थे। तो वही बोले कि राजा की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना सबसे परम कर्तव्य मानते थे। दरबारी कवि होने के कारण अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता, शौर्य, यश, वैभव एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना इन चारण कवियों की विशेषता रहती कही जा सकती है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो इस कोटि की प्रशंसा परक काव्य रचनाएं हैं। आप देख सकते हैं पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान जो राजा था उसका बहुत ही उसमें शौर्य वीरता का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी एक थी। आगे चलते हैं प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, जितने भी हुए हैं। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है वह भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ ही वास्तव में क्या है, जाली है। इस प्रकार खुमान रासो, परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह प्रकट किया गया है। तो जितने भी मतलब एक तरह से रासो ग्रंथ लिखे गए तो ऐसा माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने तो पृथ्वीराज रासो को जाली ही मान दिया है, जाली ही माना है उन्होंने। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उनमें प्रामाणिकता पे जो है उनका संदेह सब लेखकों ने जो है प्रकट किया है। कल्पना की प्रचुरता, ये आप जानते ही हैं। चारण कवियों की रचनाएं तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान है। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में है पर इतिहास नाम मात्र का नहीं है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासो काव्य में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम दिया गया है। आश्रय दाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है। इस तरह से उन्होंने जो है वर्णन किया है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता ही है। रासो ग्रंथ में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस हो गया, और आप जानते ही हैं जहाँ पे युद्ध का वर्णन होगा वीर रस होगा, जहाँ पे अगर राजकुमारी का वर्णन होगा, राजकुमारियों को विवाह करने का, तो इस तरह से श्रृंगार रस का जो है वर्णन भी यहाँ पे दिखाई देता है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। देखिए, आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो आधुनिक हिंदी से बहुत अलग है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथ में किया है, जिसे डिंगल नाम दिया है। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है, जिसका प्रयोग इन ग्रंथों में किया गया। तो कह सकते हैं कि आदिकालीन जितने भी रासो ग्रंथ रचे गए उनमें डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हमें दिखाई देता है। आगे देखते हैं, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश, ये भी है। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। विभिन्न छंदों का प्रयोग हुआ है, आप जानती हैं। पृथ्वीराज रासो में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। दोहा, गाथा, तोमर, तोटक, रोला, उलाला, ये सब जो है, इसलिए इसे जो है चंद्रवरदाई जी को जो है छंदों का सम्राट और उनकी रचना जो पृथ्वीराज रासो हुए उसे जो है छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या उनकी आदिकालीन जो ग्रंथ रचे गए उनकी क्या विशेषताएं की थी, क्या प्रवृत्ति थी। आगे हम सब पढ़ेंगे हिंदी के प्रथम कवि तथा प्रथम रचना के संदर्भ में विद्वानों का क्या क्या मत है। तो राहुल सांकृत्यायन, आप जानते ही हैं राहुल सांकृत्यायन जी ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। देखिए, कहीं कहीं सरहपाद का समय 7वीं दिया है, कहीं 8वीं दिया है, तो 7वीं 8वीं हम दोनों मानेंगे, ठीक है, 7वीं 8वीं मान सकते हैं। तो वही बोल रहे कि 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। सरहपाद 84 सिद्धों में से एक थे। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य पुंड नामक व्यक्ति को जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राहुल सरहपाद को शिव पुष्य ऐसे लर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। राहुल सर थे, ऐसे याद कर सकते हैं कि याद नहीं, कन्फ्यूजन की वजह से एग्जाम में रॉन्ग हो जाता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। राहुल सर थे, ठीक है, राहुल सर, तो सर से क्या हो गया सरहपाद।
और शिव पर क्या चढ़ाते? पुष्य, फूल चढ़ाते, पुष्प समझ लीजिए। तो शिव पुष्य, शिव पुष्य, शिव ने किसे माना है? तो पुष्य को माना है। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी का जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र जी ने किसे माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र ने शालिभद्र सूरी को। अब गणपति से आप जानते हैं पति से इस तरह से शाली करके याद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सरापाद को भाषा हिंदी के निकट होने के कारण इसे ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये देखिए, घोर अंधारे चंदमिनी जिमे उजेव करे, ये किनकी पंक्ति है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सरापाद जी की पंक्ति है। आगे चलते हैं। हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी के प्रथम कवि जो है सरापाद को माना गया, परंतु उनको कोई भी रचना उपलब्ध यहाँ पे दिया है कि नहीं है कोई भी। सरापाद की जो रचनाएं उपलब्ध है वे सभी मुक्तक है। क्या है? वे सभी मुक्तक हैं। अतः प्रथम रचना के नाम पर किसी भी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया गया। इनकी रचनाएं हैं, लेकिन जो है उन्होंने बोला कि ये सभी क्या है? मुक्तक है, इसलिए यहाँ पे नहीं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, अतः प्रथम रचना पर नाम पर किसी भी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आरंभिक रचना की दृष्टि से काव्य उत्कर्ष महत्वपूर्ण न होकर काव्य भाषा के रूप में किसी रचना में हिंदी का प्रयोग महत्वपूर्ण बात है। हिंदी का यह प्रयोग सरापाद की रचनाओं में मिलता है। यदि एक ग्रंथ के रूप में अगर हम बात करें कि हिंदी का रचना का निर्धारण करना हो, तो सरापाद के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार का नाम लिया जाता है। देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रमिक धर्म का वर्णन किया है। तो इस तरह से जो है देवसेन की कौन सी महत्वपूर्ण कृति है? हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे श्रावकाचार। कौन सी है? श्रावकाचार। आगे चलते हैं। सिद्ध साहित्य, आदिकालीन साहित्य में आप जानते हैं आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य आदि की रचना हुई है। सिद्ध साहित्य में क्या क्या पढ़ना है? तो ध्यान से देखते हैं। बौद्ध धर्म की दो शाखाओं में हीनयान और महायान में महायान को वज्रयान भी कहा जाता है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के व्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सिद्धों ने संधा भाषा का प्रयोग किया है। संधा भाषा का क्या अर्थ है? अंतर साधात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। याद रखेंगे, अंतर साधानात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा संधा भाषा कहलाती है। कुछ प्रमुख सिद्ध के यहाँ नाम दिए गए हैं। सरहप्पा, लुइपा, कनहप्पा, डोम्बिपा। इनके लास्ट में पा लगा रहेगा। पा आदर वाले आदरार्थक पाद शब्द हैं। कुकुरिप्पा, सबरप्पा, शांतिप्पा, तांतिप्पा, नागार्जुन, तिलोप्पा, छत्रप्पा, मल्लिप्पा, ये सब जो है देखिए। सरहपाद जो है, सरहपाद सरोज वज्र, राहुल वज्र, सरहपाद, सरहपादी कई नामों से जाने जाते हैं। ये जाति से ब्राह्मण थे और इनका अनुसार राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका समय जो है 769 ईस्वी माना गया है। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ है, जिनमें दोहा को सबसे प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, दोहा को किसकी रचना है? तो ये सरहप्पा जी की। किसकी है? सरहप्पा जी की। सबरप्पा, ये देखिए, सबरप्पा इनका जन्म जो है 780 में हुआ था। इनके गुरु सरहप्पा थे। सबरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरप्पा कहलाए। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है चर्यापद। सबरप्पा, चर्यापद और लुइपा है। लुइपा भी जो है ये इनके गुरु कौन थे? सबरप्पा थे। लुइपा, इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति ये जो है आती है, तो इन्हें याद आप कर लीजिए। का तरुवर पंच बिड़ाल, चंचल जिए पैठो काल। डोम्बिपा क्या जो है ये महत्वपूर्ण रचना एकदम एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, याद रखेंगे। डोम्बा की महत्वपूर्ण कृति कौन कौन सी? डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। अभी फिलहाल ही जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था अक्षर द्विकोपदेश। अब चलते हैं फ्रेंड्स, कन्हप्पा भी, ये देखिए कन्हप्पा है, कुकुरिप्पा है। अब आगे हम लोग चलते हैं जैन साहित्य में। तो जैन साहित्य में जो है
यहाँ पे जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने जो है अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया है। महत्वपूर्ण हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास न तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। देखिए, जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया है। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है। जैन साहित्य में, आदिकालीन जैन साहित्य में भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। याद रखेंगे, पूछ सकता है प्रश्न कि जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी कृति है? शालिभद्र सूरि जी की। किसकी है? शालिभद्र सूरि जी की। आदिकालीन जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं दी है, नाम और उनके जो है रचनाकार याद कर लेना है आपको। श्रावकाचार्य किसकी कृति है? तो देवसेन की कृति है, याद कर लेंगे। अपभ्रंश में इन्होंने जो है दब सहाव प्रयास नामक काव्य भी लिखा है। अन्य रचनाएं लघु नयन और दर्शनसार। तो देवसेन की प्रमुख कृति आपको क्या क्या याद रखना है? श्रावकाचार्य याद रख लीजिए, दब सहाव प्रयास याद रख लीजिए, और दर्शनसार, ये तीनों पूछा जाता है। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूरि जी ने की है, और यह 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन इसमें है। जैन साहित्य की रास परंपरा का ये प्रथम ग्रंथ है, पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता के संदर्भ में विद्वानों के कई मत हैं, देख लीजिए। डॉक्टर श्याम सुंदरदास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और मिश्र बंधु, कर्नल टाड आदि विद्वानों ने माना है कि पृथ्वीराज रासों का जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ वह प्रामाणिक है। क्या है? प्रामाणिक इन्होंने। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं, तो आपको नाम याद कर लेना है। कौन कौन? श्याम सुंदर, मोहनलाल, विष्णुलाल, मिश्र बंधु, कर्नल टाड, याद रख लेना है। रामचंद्र शुक्ल हो गए, कवि राजा श्यामल दास हो गए, गौरी शंकर हो गए, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर हो गए, मुंशी देवी प्रसाद, ये जो है सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं? अप्रामाणिक, याद रखेंगे। और तृतीय वर्ग के अनुसार मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके अनुसार जो है ये क्या मानते हैं? इन्होंने जो है अर्ध प्रामाणिक माना है। क्या माना है? अर्ध प्रामाणिक। देखिए यहाँ पे लिखा है, तृतीय वर्ग के विद्वान मुनि जनविजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, पृथ्वीराज आदि हैं, जिनकी मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने ही पृथ्वीराज लिखा था, किंतु उसका मूल रूप वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने जो है अर्ध प्रामाणिक माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए चंद्रवरदाई जी के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रवरदाई आप जानते हैं हिंदी के महान और विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि थे। चंद्रवरदाई जी, देखिए चंद्रवरदाई जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? एक विशाल आधारित जो है पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों पर आधारित एक विशाल महाकाव्य है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक वीर गाथात्मक काव्य है, इसलिए इसे रासो कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? एग्जाम में पूछा जाता है। 69 समय या फिर सर्ग है, समय कह सकते हैं या सर्ग। इसमें लगभग 16,000 से भी अधिक छंद संकलित हैं। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है अगर पूछे, तो भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो हमें और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि भाषा का इसमें कोई स्थान नहीं है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है आचार्य शुक्ल के अनुसार। इस तरह से मेन पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो क्लास बहुत ही। अमीर खुसरो जी के बारे में जो है महत्वपूर्ण पढ़ लेते हैं। ये देखिए, अमीर खुसरो जी का जन्म जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ये इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोलवेता, संगीतकार, साहित्यकार भी थे। ये स्वभाव से ही बहुत विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग अपने काव्य में किया है, इसलिए इन्हें खड़ी बोली का जो है क्या प्रथम कवि माना जाता है। हमेशा पूछा जाता है खड़ी बोली का प्रथम कवि किन्हें माना जाता है? अमीर खुसरो जी की।
इनकी प्रस्तुत रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गज़ल। तो खालिक बारी हमेशा पूछी जाती है, दो सुखने भी पूछा जाते हैं, मुकरियाँ याद करेंगे, गज़ल भी इनकी महत्वपूर्ण, ठीक है, यह कृति है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। इस तरह से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड, ये देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली उस समय केवल तत्कालीन जन सामान्य की आम चाल की बोलचाल की भाषा थी। इसी कारण खुसरो ने इसे हिंद की तूती कहा है। हिंदी खड़ी बोली को क्या कहा है? हिंद की तूती कहा है, याद रखेंगे। आचार्य शुक्ल का यहाँ देखा मत दिया है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि आश्चर्य की बात यह है कि क्या खुसरो के समय तक भाषा घिस कर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी उनकी पहेलियों में मिलती है। ये किसका मत है? ये किसका कथन है? तो आचार्य शुक्ल जी का, याद रखेंगे। विद्यापति जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट विद्यापति श्रृंगारी कवि है। क्या है? श्रृंगारी कवि। मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, पूछा गया है। इन्हें मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव, जयदेव के नामों से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। मैथिल, देखिए, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव एवं जयदेव के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे चलते हैं। पदावली के कारण ही ये मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली के क्या कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए? आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, मैंने कितना बार कराया भी है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, इन्हें चढ़ाकर ही जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों का आध्यात्मिक संकेत बताया है। किसका कथन है? तो आचार्य शुक्ल जी का। किसके, उन्होंने किससे संबंधित कहा है? तो ये विद्यापति जी के संबंध में है। अब ये इम्पोर्टेंट है। संस्कृत में रचित रचनाएं शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा हमेशा पूछी जाती है। दुर्गा भक्त तरंगनी, भू परिक्रमा हो गया, दान वाक्यावली हो गया, इतना जरूर याद कर लीजिए। शैव सर्वसार भी पूछा जाता है, गंगा वाक्यावली पूछी जाती है, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा। अवहट में रचित रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका है। कीर्तिलता में महाराज कुमार वीर सिंह एवं कीर्ति सिंह के युद्ध एवं सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जबकि कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह के कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्धों का वर्णन ओजस्वी शैली में। ये पूछा गया प्रश्न है, अभी फिलहाल जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, कीर्ति पताका में जो है किस राजा का वर्णन है। तो कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग रॉन्ग कर देते हैं, तो शिव सिंह का वर्णन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं आदिकाल की गद्य रचना में कौन कौन सी कृति आदिकाल की गद्य रचना में राउल वेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर उपलब्ध है। राउल वेल के रचयिता रोड़ा कवि हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। जो राउल वेल है एक शिलांकित कृति है। क्या है? शिलांकित कृति। राउल वेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है, याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है, ठीक है। वन रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य है। इसका संपादन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी व पंडित बबुआ मिश्र ने किया है। अब देखते हैं कुछ लौकिक साहित्य। देखिए, लौकिक साहित्य में जो है आदिकाल में लौकिक विषय पर भी ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति मिलती है। इसमें ढोला मारूरा दुहा, इस ग्रंथ के रचनाकार है कुशल राय। ये लोक भाषा काव्य है। क्या है? भाषा पुरानी राजस्थानी है। इसमें इसका नायक ढोला और नायिका मारू है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, जयचंद प्रकाश जय मयंक जस चंद्रिका। जयचंद प्रकाश नामक कृति के रचनाकार भट्ट केदार हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह महाकाव्य था जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन है। और जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने की। किसने की? मधुकर कवि ने। वसंत विलास जो है, ये देखिए, इस कृति के रचनाकार के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है, यहाँ लिख रहे हैं।
और यहाँ पे आप लोग जो है पढ़ लेंगे प्रमुख आदिकालीन साहित्यिक रचनाएं और उनके रचनाकार का नाम दिया गया है। आप इसे पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पीडीएफ को जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार एक नज़र आप देख लेंगे, एक बार क्लास देखेंगे, एक बार फिर प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। विशलदेव रासो आप जाते हैं, नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, हामी रासो, सारंगदेव, विजयपाल रासो, नल सिंह, खुमान रासो, दलपति विजय। जो महत्वपूर्ण आपको याद होना ही चाहिए, परमाल रासो महत्वपूर्ण है, जगनी, भारतेश्वर, शालिभद्र सूरी, स्थूलीभद्र रास, जिन धर्म सूरी, चंदन बाला रस, आसगु, ये देखिए, नेमिनाथ, सुमति गण, कछुली रास, प्रज्ञा तिलक, ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को। पंच पांडव, शालिभद्र, विद्यापति पदावली, विद्यापति जी हैं, खुसरो के पहले खुसरो जी हैं, ढोला मारूरा दुहा कुशल राय जी हैं, जयचंद प्रकाश भटकेदार और जयमेघ चंद्रिका मधुकर कवि, राहुल वेल अभी हम लोगों ने पढ़ा, रोड़ा कवि, वर रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अभ्रंश में रचनाएं उनकी रचनाकार नीचे दी गई हैं, आप इन्हें भी एक नज़र देख लीजिए। परमात्म प्रकाश जो इंदु जी की है, ये पूछा जाता है हमेशा। योग सार जो इंदु जी की, पौम चरे स्वयंभू जी की, रिठ नेमि चरे स्वयंभू और नाग कुमार चरे स्वयंभू, महापुराण पुष्पदत्त, भविष्य कहा धनपाल, पाहुड़ दोहा राम सिंह जी की है, उपदेश रसायन जिंदन सूरी जी की है, संदेश रासक अब्दुल रहमान की हमेशा पूछा जाता है। प्राकृत पैंगलम विद्याधर सारंगधर, कुमारपाल प्रतिबोध हेम सोमप्रभ सुभी और शब्द अनुशासन हेमचंद जी का पूछा जाता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने आप लोगों को मैं बोली हूँ, तो ये सब आप जो है याद कर लेंगे, आप याद कर लेंगे। अब आदिकाल से कुछ मैंने जो है महत्वपूर्ण प्रश्न लिए, देखिए ये प्रश्न जो है आपका एग्जाम में पूछा गया था। तन चितौर मन राजा की ना पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की रचना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आपके पद्मावत की रचना है। किसकी है? पद्मावत की। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? ये देखिए, तो गंधर्व सेन। आगे चलते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन निम्न में से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना? अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, राहुल सर, तो सरहपाद। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्न में से किस कवि के संबंध में? अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये किसके संबंध में था? ये है जो है आपके विद्यापति जी के। दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? दोहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? ये भी आचार्य शुक्ल का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय आप लोगों से पूछ रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये व्याकरण है, इसका विषय क्या है? व्याकरण। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरण में विभाजित किया? 4 प्रकरण में। क्या? 4। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ये आपकी जो है विद्यापति जी की। किसकी है? विद्यापति। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक और सुकी के द्वारा किया गया? चलिए बताइए, ये पृथ्वीराज रासो है। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। 20 दलदेव रासो के रचनाकार कौन है? सही आंसर बताइए। चलिए, सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, सही आंसर आपका हो जाएगा 20, ये देखिए 20, ये है नरपति नाल जी। कौन है? नरपति नाल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए, डी नंबर। आगे चलते हैं। राजमती इनमें से किस काव्यकृति की नायिका है? राजमती इनमें से किस काव्यकृति की नायिका है? ये है विशलदेव रासो की। विशलदेव रासो की नायिका कौन है? राजमती। ठीक है। पांडिय सहल सत्व खाने देहि बुध बसंत न जाने, किसकी पंक्ति है? ये काव्य पंक्ति के रचनाकार का नाम आप लोगों से पूछ रहा है। तो चलिए बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा सरहप्पा। अभी हम लोगों ने पढ़ा, सरहप्पा जी हैं। कुवलय माला कथा के रचनाकार, ये देखिए कुवलय माला। कुवलय माला के रचनाकार कौन है? तो कुवलय माला के रचनाकार कौन है? चलिए बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग? चलिए, कुवलय माला अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसे कुवलय माला जो है आपको उद्यतन सूरी जो है, उद्यतन सूरी। बी नंबर आपका सही है। रोड कवि का क्या है? अभी पढ़ा, राहुल वेल। रोड कवि का राहुल वेल। तो ये आज का था हिंदी का आदिकाल पे जो है आपकी महत्वपूर्ण क्लास। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स? कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर ऐसे ही विस्तृत अध्ययन का क्लास आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक शेयर ही जो है मोटिवेट करता है क्लास और अच्छा से बनाने के लिए। तो प्लीज़ और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर करें फ्रेंड, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं और जो है आपको हार्ड वर्क करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और इसे जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो भी फ्रेंड्स आगे मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको जो है इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे PDF जो है प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल पे भी दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।